सो हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू वीडियो। और इस वीडियो में हम वेक्टर्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और बेसिस वेक्टर्स के बारे में बात करेंगे। हम ये जानेंगे कि ये क्वांटिटीज़, ये इन चीज़ों का मतलब क्या है, ठीक है, और फिर उसके आगे की चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर हम सोचें कि ऐसा तो कोई होगा नहीं इस वीडियो को देखने वाला, जो भी ये देख रहा है, जिसने आज तक वेक्टर्स के बारे में सुना ना हो या फिर पढ़ा ना हो कभी, तो फिर ये सब चीज़ों के बारे में मेबी आपको पता ही होगा मोस्ट प्रोबेबली। तो मैं मतलब क्यों एक नया वीडियो बना रहा हूँ इस पे, ये एक आ सकता है दिमाग में विषय कि इसमें नया क्या जानने को मिलेगा। तो बात ये है कि जब भी हम वेक्टर्स पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स और बेसिस वेक्टर्स के बारे में पढ़ते हैं, तो कुछ मिसकंसेप्शंस हमारे दिमाग में बन जाते हैं। हम जब और आगे जाते रहते हैं इस सब्जेक्ट में, तो फिर कुछ मिथ्स हमारे दिमाग में बन जाती है और उन मिथ्स को लेके आगे चलते हैं। मैं यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन देने वाला हूँ वेक्टर्स का और इन तीनों ही क्वांटिटीज का, वो इस मिथ को तोड़ता है और आपको एक बेहतर या कह दे करेक्ट डिस्क्रिप्शन देगा यहाँ पर वेक्टर्स का कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के साथ। और फिर उसके आगे जो इस तरीके से जानने का फायदा क्या है वो भी मैं आगे बताता हूँ। तो सबसे पहले जो एजेंडा में है वो है कि वेक्टर्स जो है वो कोऑर्डिनेट, ये सीएस का मतलब यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम्स है, कोऑर्डिनेट सिस्टम्स। तो पहली चीज क्या लिखी है कि वेक्टर्स कैन एग्जिस्ट विदाउट अ डिस्क्रिप्शन ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम्स, यानी कि वेक्टर्स को डिफाइन करने के लिए हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को पहले डिफाइन करने की जरूरत कतई नहीं है। यानी कि वेक्टर्स अपने आप पे इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। इसीलिए यहाँ पे हायरार्की मैंने जानबूझकर लिखी है कि वेक्टर्स पहले लिखा है, फिर मैंने कोऑर्डिनेट सिस्टम्स लिखा है। इसका मतलब वेक्टर्स को डिफाइन किया जा सकता है बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को डिफाइन किए हुए। ये पहला फैक्ट है। कैसे डिफाइन करते हैं मैं इसको इसके आगे वाले अगले वीडियोस में बताऊंगा। अभी सिर्फ हम एक इंट्रोडक्शन लेंगे इन चीज़ों का, ठीक है। तो अगली चीज़ क्या है कि अच्छा ठीक है, तो वेक्टर्स डिफाइन कर लिया, तो अभी बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के ठीक है, लेकिन अब हम उन वेक्टर्स के साथ क्या कर सकते हैं? क्या हम और कुछ भी डिफाइन कर सकते हैं, कुछ और प्रॉपर्टीज या कुछ और ऑपरेशंस उनके ऊपर डिफाइन कर सकते हैं? तो देखिए मैंने यहाँ पे दो ऑपरेशन लिखे हैं कि हम डॉट प्रोडक्ट डिफाइन कर सकते हैं वेक्टर्स पे बिना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के, और डिफरेंशिएट भी कर सकते हैं वेक्टर्स को बिना किसी कोऑर्डिनेट सिस्टम के। मतलब आपको कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं चाहिए वेक्टर के ऊपर ये दो ऑपरेशन डिफाइन करने के लिए, तो ये हम कर सकते हैं बिना कोऑर्डिनेट सिस्टम के। अब तीसरे नंबर पे आते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम्स पे। तो कई जगहों पे और ज्यादातर जगहों पे हमें कोऑर्डिनेट सिस्टम्स चाहिए होते हैं, जिससे कि हम एक पर्टिकुलर एक्सिस सिस्टम लगा के चीजों को मेजर कर सकें, और फिर हमें उसके रिस्पेक्ट में हमारे को रिजल्ट चाहिए होते हैं, तो इसलिए हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को इंट्रोड्यूस करते हैं। तो अब अगला कि कोऑर्डिनेट सिस्टम्स कितने टाइप के होते हैं, या फिर मतलब जो मेजॉरिटी जो यूज में है वो मैं बता दूंगा कि कौन कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम यूज होते हैं। और उसमें भी मैं, ये भी हो सकता है आपने पहले से पढ़ा हो, तो इसमें क्या है कि मैं मिक्सिंग के बारे में थोड़ा-सा बोलूँगा कि जभी भी हम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम को पढ़ते हैं, तो हमारी एक टेंडेंसी आ जाती है कि हम दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को उसमें मिक्स करने लगते हैं। क्योंकि हमें ट्रांसफॉर्मेशन लॉज़ कई बार हमें चाहिए होते हैं कि एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब हमें जाना है, एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमें दूसरे में जाना है, तो फिर उसमें ट्रांसफॉर्मेशन लॉज़ चाहिए, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए। तो कई बार हम करते क्या है कि एक कोऑर्डिनेट या मान लीजिए दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम को जब हम बनाते हैं, तो हम उसमें पहला वाला ही भी बना देते हैं उसी के साथ में। यानी कि हम ये ऐसा मेंटली मानने लगते हैं, या कम से कम मेरे साथ ये दिक्कत है कि जब मैं दूसरा वाला बनाता हूँ तो पहला वाला ऑटोमेटिक मैं इमेजिन करने लगता हूँ, लेकिन ये सही डिस्क्रिप्शन नहीं है। एक कोऑर्डिनेट सिस्टम दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। एक दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम सफाइस कर जाएगा वही डिस्क्रिप्शन देने के लिए, पहले की जरूरत नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन जब करना है तब जरूरत है। अगला जो है, जो आगे हम देखेंगे कि बेसिस वेक्टर्स क्या होते हैं। अभी जो बेसिस वेक्टर्स है ना, इस पे एक कंफ्यूजन हमेशा रहता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको कि बेसिस वेक्टर क्या है, तो आपको पता होगा। अगर नहीं पता है तो देखिए, एक वेक्टर है, एक नॉर्मल वेक्टर है, एक एरो से हम डिफाइन करते हैं उसको स्पेस में। और फिर आप सभी को पता होगा कि ए वेक्टर अगर मैंने लिखा, तो मैं कुछ उसको उसका कंपोनेंट ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, इस तरीके से हम लिखते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में। और कोऑर्डिनेट सिस्टम चेंज करेंगे तो अलग कोऑर्डिनेट सिस्टम में अलग तरीके से ये लिखा जाएगा, ठीक है। लेकिन ये बेसिस फैक्टर्स हम डिफाइन कैसे करते हैं, ये एक थोड़ा, इस पे एक क्लैरिटी कभी बनी नहीं रहती। हाउ डू वी डिफाइन? अब मैं इस पे डेफिनेशन दूंगा, एक प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन दूंगा कि बेसिस वेक्टर्स को डिफाइन कैसे करते हैं।
और वो जो डेफिनेशन मैं दूंगा वो जनरल होगी, एक जनरल डेफिनेशन दूंगा जो कि आप हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के हिसाब से लगाएंगे तो वो आएगा। ठीक है, तो एक जनरल डेफिनेशन ऑफ बेसिस वेक्टर्स दूंगा। और जब हम जनरल कह रहे हैं तो बहुत सारे अजीबो गरीब कोऑर्डिनेट सिस्टम से हमारा पाला पड़ सकता है, जैसे कि ऑर्थोगोनल कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको पता है, ये कार्टेशियन है कि एक्स और वाई है, लेकिन एक एक्स और वाई हम ऐसे भी बना सकते हैं जिसे हम अफाइन कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं, कुछ इस तरीके से टिल्टेड, जहाँ पे ये एंगल 90 डिग्री नहीं है। तो फिर इन केसेस में भी हम बेसिस वेक्टर्स डिफाइन कर सकते हैं, इस कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए भी हम बेसिस वेक्टर्स आई मीन वेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। वो हम कैसे देंगे, ये एक जनरल कोऑर्डिनेट सिस्टम हो गया जो कि नॉन ऑर्थोगोनल है, तो हम उसको देखेंगे। तो एक फन वे है कि जनरलाइज्ड वे में हम जान सकते हैं कि वेक्टर्स का डिस्क्रिप्शन कैसे दे सकते हैं। अगला कि हो सकता है आपके मन में फिर से ये सवाल है कि मैं इसको क्यों पढूं, व्हाई शुड आई लर्न ऑल दिस, कि हम जनरलाइज्ड वे में क्यों पढ़ें, कि वेक्टर्स को किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में मोस्ट जनरल वे में हम कैसे लिख सकते हैं और डिस्क्राइब कर सकते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा फायदा जो उसका है वो ये है कि जब आप जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन देने की कोशिश करते हैं, यानी कि किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जब आपका वो डिस्क्रिप्शन वैलिड होगा, तो आप फिजिक्स के लॉज इस तरीके से फॉर्मुलेट कर सकते हैं कि जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम की चॉइस पे डिपेंड ही ना करें। क्योंकि एक बार आपने जब ऐसी डेफिनेशंस दी जो कि कोऑर्डिनेट सिस्टम के ऊपर डिपेंड नहीं करती, तो फिर आप उनसे जुड़े हुए लॉज भी उस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। और यही फिजिक्स का एसेंस है। अगर आप देखिए फिजिक्स का एसेंस क्या है कि फिजिक्स जो है वो कोऑर्डिनेट सिस्टम पे डिपेंड नहीं करनी चाहिए। मैं कोई भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाऊं, आपको फिजिक्स वही देखनी चाहिए। और ये जो एक प्रिंसिपल है, मैंने यहाँ पे कोऑर्डिनेट सिस्टम बोला, इसी को आप बोले तो आप रिलेटिविटी प्रिंसिपल भी कह सकते हैं। इवन गैलीलियो की जो रिलेटिविटी है, आप कहते हैं न्यूटोनियन जो रिलेटिविटी है, उसमें भी ये प्रिंसिपल है कि आपने मालूम है कि इनर्शियल फ्रेम्स में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, यानी कि कांट बी डिस्टिंग्विश्ड, ये है ना रिलेटिविटी प्रिंसिपल। तो देखिए कहीं ना कहीं इसमें भी एक इनहेरेंट एक फिजिक्स में चीज आ रही है कि इनर्शियल फ्रेम्स में आप डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। ठीक है, इसका मतलब कोऑर्डिनेट सिस्टम, अब इनर्शियल फ्रेम मतलब क्या कि कोई एक फ्रेम है, कोई दूसरा फ्रेम है, दोनों इनर्शियल फ्रेम है, आप इन दोनों में कोई डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। इसका मतलब जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम्स को चेंज कर रहे हैं, तो उस केस में भी आपकी जो फिजिक्स है वो सेम रहनी चाहिए। और ये तभी सेम रह पाएगी जब आप जनरलाइज्ड डिस्क्रिप्शन दे पाएंगे। और इसी को आगे बढ़ाते हुए आइंस्टाइन ने, इसी नोटेशन को या बोल दें आप, इसी चीज को आगे बढ़ाते हुए इन्हीं डिस्क्रिप्शंस को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने अपनी जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी फॉर्म की थी। तो अगर आपको इंटरेस्ट है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जानने में, फिजिक्स जानने में उसकी, और मे बी आई मीन आपको एक इंटरेस्ट है कि जनरलाइज डिस्क्रिप्शंस में अगर आप इंटरेस्ट रखते हैं, तो ये एक यूजफुल चीज़ है। और इसी तरीके से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एक एग्जांपल मैं ज़रूर देना चाहूँगा कि यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ कि चॉइस ऑफ कोऑर्डिनेट्स पे क्या होता है। अगर हम अगर स्पेसिफिक कली ही चले तो उसमें दिक्कत क्या है। तो देखिए मैं एक आपको प्रॉब्लम यहाँ पे दिखाता हूँ। जैसे हम सबको पता है न्यूटन सेकंड लॉ के हिसाब से F इज टू एम ए होता है इनर्शियल फ्रेम्स में। ये लॉ वैलिड है इनर्शियल फ्रेम पे, राइट। तो F इज टू एम ए इनर्शियल फ्रेम्स में वैलिड है, ये हम जानते हैं। तो फिर हम एक्सेलरेशन को कैसे डिफाइन करते हैं, हम कहते हैं वो डेरिवेटिव है वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में। और फर्दर ये डेरिवेटिव है पोजीशन वेक्टर का टाइम्स के रिस्पेक्ट में, तो मतलब डबल डेरिवेटिव हो गया ये। ठीक है, तो देखिए अब हम देखिए दो कोऑर्डिनेट सिस्टम की मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे रहा हूँ। पहला कोऑर्डिनेट सिस्टम में कह रहा हूँ कार्टेशियन, जो कि सबसे आसान। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में हम आर वेक्टर यानी कि पोजीशन वेक्टर को कैसे लिख सकते हैं, ये मान ले 2D की मैं अभी बात कर रहा हूँ, 2 डायमेंशन। ठीक है, यहाँ पे 2 डायमेंशन है, अगर हम बनाए, ये x है और ये y है। तो कहीं पे भी एक पॉइंट है जो कि x, y दे रहा होगा, पोजीशन वेक्टर ये है। और इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, कुछ x i कैप प्लस y j कैप। अगर हम ये आई कैप और जे कैप, जिन्हें हम बेसिस वेक्टर कहते हैं, अगर हम इनको ड्रॉप कर दें तो हम एक इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं कि आर वेक्टर जो है वो समथिंग समथिंग, मैं इस फॉर्म में डिनोट कर दे रहा हूँ, एक्स कॉमा वाई। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें। आप देखिए अगर आर वेक्टर ये है तो वेलोसिटी वेक्टर आप समझ रहे हैं क्या होगा, वेलोसिटी वेक्टर होगा डी एक्स बाई डी टी कॉमा डी वाई बाई डी टी।
इसमें बच रहा हूँ मैं आई कैप प्लस जे कैप लिखने में, बाकी वो एक ही चीज़ है। तो अब अगर ऐसा है तो फिर एक्सेलरेशन क्या होगा? सीधी-सी बात है, डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर कॉमा डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर। अब देखिए डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर का क्या मतलब है कि एक्स कोऑर्डिनेट का डबल डेरिवेटिव है ये टाइम के रिस्पेक्ट में, ठीक है? तो dx बाई dt का क्या मतलब है? सिंगल डेरिवेटिव है, तो इसको हम vx लिख सकते हैं यानी कि वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इसको हम vy लिख सकते हैं वेलोसिटी का y कंपोनेंट। यहाँ पे डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट, और इस चीज को क्या लिख सकते हैं? एक्सेलरेशन का y कंपोनेंट। ये हो गया एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन जो है हम इस तरीके से लिख रहे हैं, कुछ ax i कैप प्लस ay j कैप, बहुत एलिमेंट्री चीज है। अब फोर्स अगर आप देखें तो फोर्स क्या है? तो मतलब आप fx लिख सकते हैं ना कोऑर्डिनेट फॉर्म में। अब देखिए यहाँ पे तो वेक्टर डिस्क्रिप्शन है, लेकिन अब हम कोऑर्डिनेट फॉर्म में, एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में फॉर्म में, तो हम बोल रहे हैं कि कंपोनेंट फॉर्म में हम क्या लिख रहे हैं। तो कंपोनेंट फॉर्म में देखिए fx को लिख सकते हैं max, और यहाँ पे वेक्टर नहीं आएगा क्योंकि मैंने वेक्टर हटा दिया है। तो यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे आप ट्रांजिशन समझिए, जहाँ ट्रांजिशन क्या हो रहा है, यहाँ ट्रांजिशन हो रहा है एक वेक्टर इक्वेशन से हम एक कंपोनेंट इक्वेशन में आ रहे हैं, ठीक है? तो fx इज max एंड fy इज may, जो कि आपको पता ही है। तो ये एक सिंपल इक्वेशन आ गई, लेकिन ये कार्टेशियन इक्वेशन में आई है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में आई है। अब हम दूसरा कोऑर्डिनेट चुनते हैं, दूसरा कोऑर्डिनेट सिस्टम चुनते हैं, जिसे हम बोलते हैं प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। प्लेन पोलर सिस्टम, देखिए प्लेन पोलर सिस्टम में क्या होता है कि आपके पास जब भी पोजीशन वेक्टर, तो पोजीशन वेक्टर तो आप ऐसे बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर थीटा हम देखते हैं और ये जो लेंथ r है ये देखते हैं, ठीक है? तो r वेक्टर को आप कुछ r यानी कि ये डिस्टेंस और r कैप, ये r कैप जो है ये इस डायरेक्शन में है। अगर आपको मैं पूरा तो मतलब डेरिवेशन नहीं करूंगा, एक एक चीज में लिख के नहीं बताने वाला, बट ये एक प्लेन पोलर सिस्टम है। आपको प्लेन पोलर सिस्टम यहाँ से इस वीडियो, इस समय से आगे अगर आपको ये वीडियो को थोड़ा समझना है अच्छे से, तो आपको प्लेन पोलर सिस्टम पढ़ना पड़ेगा खुद से, ठीक है? तो जिनको मालूम है उनके लिए फिर देखिए, क्या मैं जैसे हमने लिखा fx इज इक्वल टू max, ये कंपोनेंट फॉर्म में मैंने लिखा, तो एक मैं यहाँ से क्या एक जनरल रूल बना सकता हूँ कि f म्यू इज ma म्यू, कि यहाँ पे मैं कुछ भी रखूँ, म्यू की वैल्यू 1 रखूँ तो f1 मतलब x हो गया, और या ऐसा बोल दे कि म्यू को मैं x रख दूं और y रख दूं, तो ये एक जनरल रूल लग रहा है। तो क्या ये एक जनरल रूल है? ये जनरल रूल लग रहा है कार्टेशियन में, लेकिन क्या हम ऐसा लिख सकते हैं एफ आर इज एम ए आर? क्या हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं? अब यहाँ से इसका लिखने का मतलब क्या है कि क्या हम ऐसा लिख सकते हैं कि एफ आर इज इक्वल टू एम डी स्क्वायर आर बाई डी टी स्क्वायर? ए आर का तो मतलब यही हुआ कि रेडियल डायरेक्शन में, यानी कि जो रेडियल डिस्टेंस है उसका डबल डेरिवेटिव, ये यहाँ से जैसा मूव करेगा तो उसका एक्सेलरेशन है ए आर। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? एफ आर इस तरीके से लिख सकते हैं क्या? तो एज ए टर्न्स आउट कि हम ऐसा नहीं लिख सकते। जब आप प्लेन पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाएंगे और जब आप डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम ऐसा नहीं लिख सकते, एफ आर ये नहीं है। तो फिर एफ म्यू जो है वो एम डी स्क्वायर, लेट अस से, ओके लेट मी राइट इट, कि एम ए म्यू नहीं लिख सकते हम। ये इक्वेशन गलत है, ये कोई जनरल रूल नहीं है, नॉट अ जनरल रूल। तो अब हम देखिए एक समस्या में फंस रहे हैं कि फिजिक्स वही है, पार्टिकल मूव कर रहा है, एफ इज टू एम ए भी वैलिड है दोनों ही फ्रेम्स में, लेकिन फिर भी हम कंपोनेंट फॉर्म में एक जनरल रूल नहीं लिख पा रहे। वेक्टर फॉर्म में तो लिख पा रहे हैं, कंपोनेंट फॉर्म में नहीं लिख पा रहे हैं यहाँ से, ठीक है? तो हम इसी खोज में निकले हैं कि हाउ टू राइट अ सिंगल इक्वेशन which is valid for all coordinate systems। तो हम इसी खोज पे निकले हैं, एक ऐसी इक्वेशन में लिखूंगा जो कि हर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए वैलिड होगी, ठीक है? और कंपोनेंट फॉर्म में, इन कंपोनेंट फॉर्म, यहाँ पे लिखना ये जरूर है, इन कंपोनेंट फॉर्म। तो अगर आपको इस चीज को जानने में इंटरेस्ट है तो ये वीडियो सीरीज आपके लिए ही है, आप इसको आगे देखिए।
और बहुत मज़ेदार चीज़ है। तो अब अगले वीडियो में हम फिर यहाँ एजेंडा नंबर 1 से ही शुरुआत करेंगे।